वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि हमने प्रीवियस क्लास में ह्यूमन आई के बारे में बात की थी, और उस लेक्चर में हमने बात की थी कि ह्यूमन आई क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका वर्किंग कैसे होता है, वो काम कैसे करता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, और ह्यूमन आई से आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो गए थे। आपने उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया था, आपने उसके फंक्शन को समझ लिया था कि वह कैसे काम करता है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, टॉपिक का नाम ही है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहने का मतलब है, देखिए ह्यूमन आई क्या है, हमने बात की थी कि ह्यूमन आई क्या है। तो ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एबिलिटी टू विजन देता है, यानी कि देखने का जो एबिलिटी है वो हमें किससे मिलता है, आई से मिलता है। लेकिन अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके विजन में डिफेक्ट होता है, यानी गड़बड़ियां आती है। कैसे गड़बड़ियां आती है? तो देखिए आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में रेंज ऑफ विजन के बारे में बात की थी। रेंज ऑफ विजन कहने का मतलब है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है, या नॉर्मल पर्सन का जो आई होता है, उसका नियर पॉइंट हमने कितना लिया था, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट हमने क्या लिया था, इन्फिनिटी। यानी कोई भी नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है उसके देखने का जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक है। ये हमारे देखने का रेंज है, यानी कि इतना दूर हमें दिखता है एकदम साफ साफ। ठीक, बहुत सुंदर बात है। लेकिन होता क्या है, कई ऐसे लोग हैं जिनका नियर पॉइंट दूर चला जाता है। नियर पॉइंट क्या होता है, वो डिस्टेंस जहां से हमें दिखना शुरू होता है, यही होता था नियर पॉइंट। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो नियर पॉइंट क्या था, वो पॉइंट जहां से हमें दिखना शुरू होता है। और फार पॉइंट क्या था, वो पॉइंट जहां तक हमें दिखता है। और नॉर्मल आदमी के लिए था कि 25 सेंटीमीटर से शुरू होता था और इन्फिनिटी तक दिखता था, यानी देखने का अंत कोई नहीं था। फार पॉइंट एकदम मैक्सिमम जितना दूर हो सकता है उतना दूर तक था नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन अगर सोचो किसी आदमी का ऐसा हुआ कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से चला गया 1 मीटर पर, तो अब क्या होगा, वो आदमी 1 मीटर तक नहीं देख पाएगा, 1 मीटर से उसका दिखना शुरू ही होगा। तो डिफेक्ट आ गया ना, आ गया कि नहीं बाबू, आ गया। ठीक उसी तरह सोचो फार पॉइंट इन्फिनिटी तक है, लेकिन अब सोचो किसी आदमी का फार पॉइंट खिसक के आ गया 2 मीटर पे, यानी उसको 2 मीटर तक ही दिख रहा है। 2 मीटर के बाद कुछ रखा है तो उसे क्लियर विजन नहीं है, तो यानी क्या हुआ, उसका फार पॉइंट कम हो गया। दोनों ही केस में तो डिफेक्ट आ गया ना। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, उनके करेक्शन मेथड की बात करेंगे कि कौन सा चश्मा लगाए तो उसे करेक्ट करेंगे, ये सब बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करें, यानी विजन में होने वाली गड़बड़ियों की बात करें, तो मेनली 3 तरह के डिफेक्ट्स हमें पढ़ने। 3 तरह के डिफेक्ट्स, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है पर्सबायोपिया। एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और पर्सबायोपिया, ये 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, जिसे कि हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। इसके बारे में हमें पहले पढ़ना है, फिर लास्ट में हम पर्सबायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम थोड़ी बातें कैटरैक्ट के बारे में भी करेंगे, और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ी बातें हम करेंगे, वो अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया होता क्या है, देखिए आपके नोट में एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया है। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें लोगों को दूर का दिखना बंद हो जाता है, या दूर का विजन ब्लर हो जाता है, यानी दूर की चीजें उसे क्लियरली नहीं दिखती है, समझ गए, और पास की चीजें उसे ठीक दिखती है। पास की चीजें उनका सही है, पास की चीजों को देखने में कोई दिक्कत नहीं, नजदीक की अगल बगल की चीजें उसे साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूर का दिखने में क्या हो गया, उसे गड़बड़ी हो गई। जैसे कि जनरली मान लीजिए आपके भी क्लास में कई बार ऐसे देखते होंगे, क्लास में बच्चा बैठा रहता है क्लासरूम में, आपका कोई दोस्त, वो बोलता है कि हमें पीछे से बोर्ड नहीं दिखता। आपने जरूर ये बात एक्सपीरियंस किया होगा अपने क्लासरूम के दौरान, कई ऐसे बच्चे हो जो कहते हैं कि मुझे पीछे से बोर्ड नहीं दिखता है। तो टीचर क्या करते हैं, कहते ठीक है बेटा तुम आगे वाले बेंच पे बैठ जाओ, हम लोग भी पढ़ाते हैं जैसे करते, तो आगे वाले बेंच पे वो बच्चा बैठ जाता है, तो फिर उसे दिखने लगता है। यानी क्या हुआ, उस आदमी को, उस बालक को कौन सी समस्या है, उस बालक को दूर की चीजें देखने में समस्या है। उस बालक को क्या देखने में समस्या है, दूर की चीजें देखने में समस्या है। तो हम कहेंगे उसे कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया, या उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस। क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस। समझ में आ गया। मायोपिया कैसा डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की चीजों का विजन क्लियर नहीं होता है, नजदीक की चीजों का विजन बिल्कुल क्लियर होता है, नजदीक की चीजों को देखने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है मायोपिया को कि दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, व्हाइल ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इज कॉल्ड मायोपिया।
यानी कि दूर की चीजों को देखने में दिक्कत है लेकिन नजदीक की चीजों को देखने में उसे कोई समस्या नहीं, उसे हम मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मायोपिया होता क्यों है या मायोपिया में होता क्या है। देखो सीधी सी बात खुद सोचो, दूर की चीजें देखने में दिक्कत है यानी कि नियर पॉइंट में गड़बड़ी हुई या फार पॉइंट में। क्वेश्चन है आपके लिए, एक बात बताओ, कोई आदमी अगर देख रहा है उसको दूर की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है, उसका नियर पॉइंट खराब हुआ या फार पॉइंट। अरे नियर का तो सब कुछ ठीक है ना हुआ, तो नियर तो ठीक है, तो गड़बड़ किसमें हुआ, फार पॉइंट में। यानी उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से खसक के कहां आ गया, नजदीक आ गया। तो जो मायोपिक आई होता है यानी जिसके आंखों में मायोपिया होती है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका फार पॉइंट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी से कम हो जाता है। ये एकदम ये लाइन आप याद रखिए, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज नॉट एट इन्फिनिटी, इट इज नियर बाय। यानी जो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का वो इन्फिनिटी पे नहीं होता है, नजदीक में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, मायोपिक आई में ऐसी गड़बड़ी आई क्यों, सवाल उठता है कि ऐसी गड़बड़ी आई क्यों। तो देखो जो मायोपिक आई होता है ना, वो इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट से लाइट को, यानी इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट को कहाँ मिलना चाहिए था, रेटिना पर मिलना चाहिए था। लेकिन ये देखिए रेटिना पर नहीं मिला, रेटिना के पहले ही मिल गया, रेटिना के क्या हुआ, पहले ही मिल गया। इसीलिए इसका विजन क्लियर नहीं है, इसीलिए इसका विजन क्या है, क्लियर नहीं। देखो आंख के वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है, आंख के वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है कि लाइट आएगा, आई लेंस उसको शार्प इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, रेटिना पर। सिंपल ये प्रिंसिपल। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो लाइट आ रहा है वो रेटिना पर नहीं मिल रहा, वो रेटिना से पहले ही मिल जा रहा है, रेटिना से पहले ही मिल जा रहा है। इसी की वजह से तो गड़बड़ी हो रही है, इसी की वजह से तो विजन क्लियर नहीं है। अगर रेटिना पर जाकर मिलता तो विजन क्या रहता, क्लियर रहता, लेकिन इसका रेटिना पर गया ही नहीं, पहले ही मिल गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ किस लिए, इसके कॉज क्या हो सकते हैं। दिक्कत समझ में आया, कहाँ है दिक्कत, मायोपिक आई में दिक्कत कहाँ है समझ में आया कि इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट रे जब आई बॉल के अंदर इंटर करता है तो वो रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले ही मिल जाता है, यही गड़बड़ी है। समझ गए ना। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ किस लिए होगा। इसके दो कॉज हो सकते हैं, मायोपिया के दो कॉज हो सकते हैं। क्या क्या कॉज हो सकते हैं वो समझिए। पहला कॉज ये हो सकता है कि हो सकता है कि ये जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया होगा। सोचो इसको कहाँ जाके मिलना चाहिए था, उसको यहाँ जाके मिलना चाहिए और यही मिल गया, यहाँ पर मिलना चाहिए था, ये यहीं मिल गया। इट मींस इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, ये ज्यादा लाइट को मोड़ने लगा। कन्वर्जिंग पावर मतलब क्या, मोड़ने का पावर, तो यानी इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहला कॉज हो सकता है कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, दो कॉज में से पहला कॉज कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, और दूसरा ये हो सकता है कि मे बी इसका आईबॉल बड़ा हो गया। दो कॉजेज है, याद रखिएगा। पहला कॉज है कि कन्वर्जिंग पावर जो है, कन्वर्जिंग पावर जो है वो बढ़ गया, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गया। और दूसरी बात ये हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि जो आईबॉल का साइज है, साइज ऑफ आईबॉल वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। ये दो बातें हो सकती है, या तो आईबॉल बड़ा हो गया या कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। सोचो अगर कन्वर्जिंग पावर बढ़ा इसीलिए पहले मिल गया, या ये हो सकता है कि पहले आईबॉल छोटा रहा होगा तो ये रेटिना पर मिल रहा होगा, लेकिन आईबॉल बड़ा हो गया, बेचारा पीछे चला गया, तो ये पहले ये तो अपना काम सही कर रहा है लेकिन रेटिना ही पीछे खिसक गया। समझ लो ना बात। तो ये दो बातें हो सकती है। तो मायोपिया के आपके कॉज अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया, तो आप लिखोगे कि दो कॉजेज है मायोपिया की। पहला मे बी ड्यू टू इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, और सेकेंड मे बी ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ आईबॉल का साइज बढ़ गया। सही बात। अब समझना ये है कि हमें इसे करेक्ट कैसे करें, इसका करेक्शन कैसे होगा, यही बात है। देखो डिफेक्ट्स में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, डिफेक्ट्स में ये पूछना है कि डिफेक्ट्स में होता क्या है, उसका उसमें हो क्या रहा है सच में, और उसमें उसका कॉज क्या है और उसका करेक्शन क्या है, यही, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यही चार बातें हमें समझनी है। तो मायोपिया क्या है ये हम समझ गए। मायोपिया में होता क्या है, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी से नजदीक आ गया, ये हुआ। क्या हो रहा है इसमें, तो हो ये रहा है कि इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है वो रेटिना की बजाय पहले ही मिल जा रहा है, पहले ही मिल जा रहा है, ये गड़बड़ी है। ठीक है ना, ये गड़बड़ी है। देखते हो, जानते हो हिंदी में इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। थोड़ा सा हिंदी भी हम लोग समझ लेते हैं, भारतवासी हैं, 14 सितंबर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है। तो मायोपिया जो है उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। सच में देखो तो इसमें क्या हो रहा है,
दूर का देखने में कष्ट हो रहा है, लेकिन नाम इसका क्या रख दिया, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। भैया ये तो उसका नाम तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए, दूर का देखने में कष्ट हो रहा है ना, नजदीक का तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। मायोपिया अगर मुझे हुआ, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर मुझे मायोपिया है तो मुझे नजदीक वाला तो ठीक ठाक दिख रहा है, हमें तो दूर का देखने में कष्ट हो रहा है भाई, तो मेरा नाम फिर मेरे विजन का ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है उसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों है? तो बउआ इसका रीजन यही है कि निकट दृष्टि दोष इसलिए क्योंकि लाइक निकट में मिल गया, नियर बाय में मिल गया, दूर में जाके मिलना चाहिए था ना, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। जो आपके कोई मित्र अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे उनसे अगर पूछोगे कि भैया निकट दृष्टि दोष क्यों, इसमें तो तुमको दूर का देखने में कष्ट है तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों, तो जनरली वो उत्तर नहीं दे पाएंगे बच्चे। लेकिन आपको ये बात का पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई बात पूछ दे तो आप उसे सीधे बात बताइएगा कि देखो ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि तुम्हारा लाइट निकट में मिल रहा है, नजदीक में मिल रहा है, अगर दूर में जाके मिलता तो सही था, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है लेंस का, या एबोल बड़ा हो गया। समझ गए बात? आई होप आपको समझ में आया। तो इसे करेक्ट कैसे करें? तो देखो ये है एक मायोपिक आई, और मायोपिक आई का इंफिनिटी पर होना चाहिए फार पॉइंट, तो इसका फार पॉइंट देखो यहाँ आ गया, देख रहे हो, यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो करेक्ट रेटिना पर मिल रहा है, तो यहाँ से हमें करेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ से दूर वाला में हमें करेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? हम करते क्या है, इसके करेक्शन के लिए, मायोपिया के करेक्शन के लिए हमें कनकेव लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है? कनकेव लेंस इन्फिनिटी से आने वाले लाइट रे का, हम एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा ना, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रे आती है उस इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज ये क्या करता है, न्यू फार पॉइंट पर बना देता है। सोचो भैया, हमको देखना है कहां तक? अनंत तक, लेकिन हमको दिख रहा है 2 मीटर तक, हमें दिख रहा है कितने मीटर तक ही? 2 मीटर तक। तो मैं चश्मा लगाऊंगा और मुझे देखना है इंफिनिटी तक, तो मेरे चश्मा में कौन सा लेंस लगा होगा? कनकेव लेंस। मेरे चश्मा में कौन सा लेंस लगा होगा? कनकेव लेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कनकेव लेंस ही क्यों लगा रहे हो, कन्वेक्स क्यों नहीं लगा रहे? तो देखो बेटा यहाँ पर इसका बढ़ क्या गया है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है ना। इसके कॉज में तुमने क्या देखा कि मायोपिक आई का क्या बढ़ गया? कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। तो अगर कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया तो तुम्हें क्या करना है? कन्वर्जिंग पावर को घटाना है ना, कन्वर्जिंग पावर को क्या करना है? घटाना है। और कन्वर्जिंग पावर घटाने के लिए तुम किसका इस्तेमाल करोगे? डाइवर्जिंग पावर वाले लेंस का, डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करोगे ना। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। तो लगाओगे ना कनकेव लेंस, आया समझ में? और वो कनकेव लेंस करेगा क्या? वो कनकेव लेंस इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा उस पॉइंट पर जो तुम्हारा फार पॉइंट है। आया समझ में? यानी अगर मान लो कि मुझे मायोपिया हो गया और मुझे 2 मीटर तक ही दिख रहा है, तो करेगा क्या? मैं जो चश्मा लगाऊंगा वो चश्मा करेगा क्या? जो मान लो कि बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट सपोज 50 मीटर पे रखा है, तो वो हमारा जो मेरा चश्मा क्या करेगा? 50 मीटर पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज 2 मीटर पे बना देगा, और 2 मीटर तक तो हमें दिखता है तो मुझे वो दिख जाएगा। अरे आया समझ में? यही होता है करेक्शन का, यही मेथड होता है। नोट में सारी बातें अच्छे से लिखी गई है। तो जो कनकेव लेंस आप सबसे पहले तो ये याद रखना कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वो कनकेव लेंस करता क्या है? वो कनकेव लेंस इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज, इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बना देता है न्यू फार पॉइंट पर, और न्यू फार पॉइंट पर बन जाता है, और फार पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। समझ गए? आई होप आपको मायोपिया की सारी बातें समझ में आई होंगी। जब आप नोट में पढ़ोगे तो नोट में सारी बातें लिखी भी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे? सर इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए। तो देखो भैया, इसका न्यूमेरिकल्स बनाना कोई टफ टास्क नहीं है, इसका न्यूमेरिकल्स तुरंत बन जाता है। बस आपको करना क्या है, देखो आप जरा ध्यान से समझो। लेंस कौन सा लगेगा? एक बात बताओ, अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा लगेगा? कनकेव लगेगा, ये तो तुम्हें पता है ना। कौन सा लेंस लगेगा? कनकेव लगेगा। और कनकेव लेंस का पावर क्या होता है? निगेटिव। तो याद रखना पावर क्या होता है? पावर होता है निगेटिव। यानी याद रखना कि कोई भी आपका दोस्त, मित्र या किसी से आप पूछते हो जो चश्मा पहनता है, उससे पूछते हो कि भैया तेरे चश्मे का पावर पॉजिटिव है कि निगेटिव, और वो आदमी कहता है निगेटिव, तो समझ जाना कि उसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? मायोपिया। उसे दूर का देखने में दिक्कत है, पास के देखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी बिना चश्मे का भी पास का करेक्ट देखेगा, दूर का उसे देखने में कष्ट होगा, बिना चश्मे का भी वो पास का अच्छे से देखेगा। तो वो बच्चा जब किताब पढ़ने लगेगा तो अपना चश्मा उतार के रख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
वो जब दूर का पढ़ेगा तभी उसे चश्मे की जरूरत होगी, जब वो पास उसका किताब उताब पढ़ता होगा तो चश्मा निकाल के रख देगा, क्योंकि नजदीक का विजन तो उसका करेक्ट है ना। समझ रहे हो बात? तो यही बात है। ओके ठीक है। तो पावर होता है निगेटिव, लेंस है कनकेव, और इसका हाँ न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें कि आपके मन में यार आप सर न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे, तो भैया देखो न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल काम नहीं है। न्यूमेरिकल्स सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मुश्किल काम नहीं। आप खुद सोचो कि इसमें तुम्हें कहाँ तक देखना है, इन्फिनिटी तक। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि मायोपिया को करेक्ट करने वाला जो कनकेव लेंस होता है वो इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज आपके न्यू फार पॉइंट पर बना देता है। तो आप यू को लोगे क्या, इन्फिनिटी, यू को क्या लोगे, माइनस इन्फिनिटी। लोगे कि नहीं लोगे? अरे भाई यू को क्या लोगे, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी। और वी को क्या लोगे, न्यू फार पॉइंट। न्यू फार पॉइंट जो सवाल दिया रहेगा ना कि न्यू फार पॉइंट कितना पे है, उसे आप ले लोगे वी, और इसे क्या लोगे, निगेटिव साइन के साथ लोगे। अब आपको कैसा, इसको निगेटिव साइन के साथ क्यों लेंगे? देखो बाबू, आप का जो फार पॉइंट है वो आपके आंख के बाहर है ना, लाइट उधर से ही आ रहा है, तो निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन। तो वी को लोगे निगेटिव न्यू फार पॉइंट, और आप क्या करोगे, इन दोनों का यूज करके एफ फाइंड आउट कर लोगे। बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आपने इसे पुट कर लिया, आपने इसे यूज कर लिया, और आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। और अगर आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर में मिल जाएगा। यहाँ से आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट होगा, और फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद आप पावर बराबर क्या करोगे, 1/f कर लोगे, अगर मीटर में होगा तो, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f कर लोगे। तो मुश्किल है क्या? तो मुश्किल है होगा? कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ये सवाल बनता है। तो मैं आपको एक सवाल बना के दिखाता हूँ, ये फोटो बना लीजिएगा, वो ये फोटो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो फोटो है, तीनों फोटो डायग्राम आपके नोट में जगह छोड़ा हुआ है, जहाँ पे लिखा गया होगा कि ड्रॉ द 3 डायग्राम्स फ्रॉम बोर्ड। तो ये तीनों डायग्राम्स आपको बनाने हैं, तो ये आप बना लीजिएगा, और हम एक सवाल बना के आपको दिखा दें। तो एक सवाल बना के मैं आपको दिखाऊं, तो जरा ध्यान से सुनिए। लेट्स सपोज एक आदमी है जिसका न्यू फार पॉइंट, देखो सवाल हम बनाते हैं, जिसका न्यू फार पॉइंट खसक के 50 सेंटीमीटर पर आ गया, 50 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर। तो हमसे कहा गया कि बताओ पावर क्या लगेगा, जो हमें चश्मा लगाएंगे उसका पावर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें कोई मेहनत की जरूरत है नहीं, बस हम सवाल बनाने जाएंगे। तो u बराबर हमने क्या ले लिया, माइनस इन्फिनिटी, और v बराबर हम क्या ले लेंगे, न्यू फार पॉइंट विथ निगेटिव साइन, तो -50, और f हमें फाइंड आउट करना है, वी नो, या लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगाएंगे हम। तो लेंस फार्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v की जगह पे 1/-50, 1/-50 माइनस 1/- इन्फिनिटी बराबर 1/f। अरे नहीं, आगे बढ़े इसको, तो 1/इन्फिनिटी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/-50 प्लस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। देखो भैया 1/इन्फिनिटी को हम 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, और 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 के ही आसपास आएगा, तो वी कैन निगलेक्ट। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर 1/f बराबर -1/50। तो f बराबर हो गया -50 सेंटीमीटर, यानी पावर बराबर हो गया 100/-50 दैट इक्वल टू -2 डायोप्टर। यानी ऐसे आदमी को कैसा चश्मा लगाने की जरूरत है, -2 डायोप्टर का चश्मा लगाने की जरूरत है। माइनस साइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि दिस इज कनकेव। तो यहाँ से एक ट्रिक भी हमें समझ में आता है। देखो ये ट्रिक कितना अच्छा ट्रिक है कि जो न्यू फार पॉइंट है वही फोकल लेंथ है। देखो अगर 2 मीटर पे आ जाता फार पॉइंट तो फोकल लेंथ 2 मीटर हो जाता, सीधी सी बात है, क्योंकि इन्फिनिटी तो हमेशा 0 ही चला जाता ना। तो तुम देखो v और f हमेशा क्या होता, सेम ही होता। v f कहते हैं न्यू फार पॉइंट, तो तुम्हारा v है, तो न्यू फार पॉइंट और फोकल लेंथ हमेशा क्या होता, सेम होता विद निगेटिव साइन। तो आप चाहो तो अगर एक नंबरिया क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, किसी ओलंपियाड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पावर पूछा गया, तो सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं, सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो न्यू फार पॉइंट है, जो न्यू फार पॉइंट है, उसी को आपको फोकल लेंथ कंसीडर कर लेना है विथ निगेटिव साइन, और आपको पावर फाइंड आउट कर लेना है। कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको मायोपिया समझ में आया होगा। मैं शॉर्ट रिवीजन करवा दूं मायोपिया का। देखिए मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने में कष्ट होता है, नजदीक की चीजें उसे बिल्कुल साफ दिखती है।
उसका उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से नजदीक आ जाता है। नियर पॉइंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, नियर पॉइंट 25 का 25 सेंटीमीटर है, नियर पॉइंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें गड़बड़ी ये होती है कि जो इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो आती है लाइट वेव, वो लाइट वेव रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले ही मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो वजहों से हो सकता है। या तो हमारा जो आई है, जो मायोपिक आई है, या तो उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया हो, यानी वो लाइट को ज्यादा मोड़ने लगा हो, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उसका आईबॉल बड़ा हो गया हो। मतलब मान लो कि यहाँ पर इमेज बन रहा था, रेटिना ही पीछे घसक गया, आईबॉल बड़ा होने की वजह से रेटिना ही पीछे घसक गया। ये दोनों बातें हो सकती है। करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन होगा कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस करेगा क्या? कनकेव लेंस इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का एक इमेज कहाँ बना देगा? कहाँ बना देगा? एक वर्चुअल इमेज बना देगा, रियल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअल इमेज। यानी इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज उसके न्यू फार पॉइंट पर बना देगा, और न्यू फार पॉइंट पर तो वो देख ही सकता है, उसे आसानी से वो चीजें दिख जाएंगी। न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका मैंने यहाँ लिख दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा हमेशा कि निगेटिव पावर का चश्मा लगाने वाले लोग को कौन सा डिफेक्ट होता है? मायोपिया होता है। तो आई होप आपको मायोपिया क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन की तरफ, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की और अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन की, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? तो देखिए मायोपिया में क्या होता था, आपको नजदीक का देखने में कोई कष्ट नहीं था, दूर का देखने में कष्ट था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको दूर का देखने में कोई कष्ट नहीं, नजदीक का देखने में कष्ट। यानी दूर का आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको अनंत तक दिख रहा है, इंफिनिटी तक दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन नजदीक का आपको देखने में क्या है? कष्ट है। ऐसे कंडीशन में डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। यानी हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच a person can see the distant objects clearly but he cannot see the nearby objects clearly। यानी वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन किसको होता है? देखिए जनरली आपने भी देखा होगा एवरीडे लाइफ में कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूर का साफ साफ, जैसे आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिसको बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, वो जब बुक पढ़ते हैं तो चश्मा लगा लेते हैं, फिर दूर का जब देखते हैं, जब वो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अच्छी तरह से अपना उतार लेते हैं चश्मा। जब वो क्रिकेट खेलने जाएंगे तो उनको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो ना? क्योंकि क्रिकेट खेलते वक्त तो दूर में वो गेंद देख रहा है, बॉलर वहां से दौड़ रहा है, दूर का डिस्टेंस है तो उसको साफ साफ दिख रहा है सारी चीजें, लेकिन नजदीक का देखने में उसको कष्ट है, समझ रहे हो? तो ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन क्या रहता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें हमें दूर का देखने में कोई कष्ट नहीं है, डिस्टेंट विजन मेरा पूरा क्लियर है, नियर बाय विजन में मुझे गड़बड़ी है, तो मेरा डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? तो आप इतना तो खुद गेस कर सकते हो कि इसमें फार पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दूर का ठीक है तो मतलब फार पॉइंट ठीक है। इसमें हुआ क्या होगा, इसमें जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया होगा। वो मान लो कि 25 सेंटीमीटर से खसक के चला गया 50 सेंटीमीटर पर, तो यानी अब मुझे 50 सेंटीमीटर से दिखना शुरू ही होगा, अब मुझे 50 सेंटीमीटर से दिखना शुरू ही होगा। यानी जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है उसका जो नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक पर होता है। ठीक, और उसमें गड़बड़ी क्या होती है? उसमें होता क्या है, जो नॉर्मल नियर पॉइंट है, तो नॉर्मल नियर पॉइंट से आने वाला लाइट जो होता है वो लेंस से पास होने के बाद, यानी आई लेंस से पास होने के बाद उसको रेटिना पर मिलना चाहिए, वो रेटिना पर नहीं मिलता है, दूर में जाके मिलता है। इसीलिए हिंदी में इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखो यहाँ फिर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भाई इसमें क्या हुआ तुमको, इसमें तो तुमको दूर का देखने में कोई कष्ट नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया में तुमको क्या देखने में कष्ट है? नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में कष्ट है ना भाई, दूर का तो बिल्कुल क्लियर है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हें नजदीक का देखने में कष्ट है, और हिंदी वाले ने क्या नाम रखा? दूर दृष्टि दोष। तो सर तो ये दूर दृष्टि दोष का, ये निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। तो देखो भाई गड़बड़ी ये है ना, इसका नाम यहाँ से आया है। इसमें क्या होना चाहिए, लाइट को नजदीक में मिलना चाहिए, लेकिन दूर में जाके मिले ना, इसलिए इसका नाम रखा दूर दृष्टि दोष। आप किसी को भी समझा सकते हो इस तरह से। चलो हटाओ उसको, हिंदी को छोड़ते हैं हम लोग, या इसे हम हिंदी अभी कहते हैं लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस भी इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है वो अपने नॉर्मल नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर से आने वाले लाइट रेज को
कहाँ नहीं मिला पाता है, रेटिना पर नहीं मिला पाता है, वो रेटिना से पीछे जाकर मिलता है। यही गड़बड़ी होती है, यही गड़बड़ी होती है। समझ गए? यानी कि उसका जो नॉर्मल, देखो यहाँ से आ रहा था, जो नॉर्मल नियर पॉइंट से आ रहा था, ये है नॉर्मल नियर पॉइंट, ये है नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट से आने वाले लाइट को ये नहीं मिला पाया, लेकिन जो न्यू नियर पॉइंट है, यानी कि जो भसक के जहाँ चला गया, वहां से आने वाले लाइट को इसने अच्छे तरह से रेटिना पर मिला लिया। इट मींस इसका नियर पॉइंट दूर खिसक गया। करेक्शन कैसे होगा? और सीधी सी बात, मैंने अच्छा सॉरी, कॉज क्या है? पहले तो हमने कॉज देखा है, करेक्शन तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये हुआ क्यों? ये जो नहीं मिला पा रहा है, कहाँ पर? रेटिना पर, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स के से आने वाले लाइट को, या नियर पॉइंट से आने वाले लाइट को, तो ये गड़बड़ी हो क्यों रही है? तो भैया गड़बड़ी इसलिए हो रही है, दो बातें हो सकती। पहला, कन्वर्जिंग पावर, जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस का, वो या तो डिक्रीज हो गया हो, कम हो गया हो, या दूसरी बात हो सकती है कि जो साइज ऑफ आईबॉल, जो आईबॉल का साइज है वो छोटा हो गया। ये दोनों कॉज है। सोचो, मे भी हो सकता है कि आईबॉल पहले यहाँ तक रहा होगा, बड़ा आईबॉल रहा होगा तो सही बन रहा है, लेकिन ये छोटा हो गया। या दूसरी बात ये हो सकती है कि ये जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर घट गया, उसको यहीं मिलाना था लेकिन वो वहां जाके मिला, तो कन्वर्जिंग पावर घट गया ना। समझ रहे हो ना? अरे भाई कन्वेक्स लेंस है, आई लेंस का है, कन्वेक्स लेंस है, उसको यहीं मिलाना चाहिए था, वहां जाके मिल रहा है, तो कन्वर्जिंग पावर घट गया ना। तो यही दो बातें हो सकती है, यही दो कॉजेज, पॉसिबल कॉजेज। पहला कॉज हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर, एंड सेकंड हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज ऑफ, सॉरी ड्यू टू डिक्रीज साइज ऑफ आईबॉल, या आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट, यानी आईबॉल छोटा हो गया या आईबॉल का साइज छोटा हो गया। ये हो सकता है कॉज, या हो सकता है कन्वर्जिंग पावर घट गया। सवाल उठता है इसका करेक्शन कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, इसका करेक्शन करेगा कन्वेक्स लेंस। इसका करेक्शन कौन करेगा? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, कन्वर्जिंग पावर घट गया ना। क्या हुआ? कन्वर्जिंग पावर घट गया। कन्वर्जिंग पावर घट गया तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है, तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। तो तुमने कौन सा लेंस लगाया? कन्वेक्स लेंस लगाया। और ये कन्वेक्स लेंस करेगा क्या? कन्वेक्स लेंस जो हमारा पुराना नियर पॉइंट है, या नॉर्मल नियर पॉइंट था, वहां पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज वो बना देगा। कहां पर? मेरे न्यू नियर पॉइंट पर। देखो जरा यहाँ से, जरा यहाँ से देखो, ये नॉर्मल नियर पॉइंट से आने वाला लाइट देखो क्या किया, थोड़ा सा मोड़ दिया, तो इसका वर्चुअल इमेज कहाँ बना दिया? यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, इसका वर्चुअल इमेज इसने यहाँ बना दिया, और यहाँ मेरा क्या है? न्यू नियर पॉइंट है, तो मुझे ये साफ साफ दिख गया। तो यानी द कन्वेक्स लेंस यूज्ड for the correction of hypermetropia, the convex lens used for the correction of hypermetropia make virtual image of object placed at normal near point at new near point, यानी कि नॉर्मल नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज वो कहाँ बना देता है? न्यू नियर पॉइंट पर बना देता है, और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख जाता है। जैसे मान लो कि मेरा न्यू नियर पॉइंट खसक के चला गया 75 सेंटीमीटर पर, सोच के देखो 75 सेंटीमीटर, तो मेरा आई लेंस क्या करेगा, सॉरी मेरा जो करेक्शन के लिए जो कन्वेक्स लेंस लगेगा वो क्या करेगा? वो 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बना देगा 75 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर पे बना देगा तो 75 सेंटीमीटर तो हमें दिख रहा है, हमें दिख जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका यानी कि इसके करेक्शन की अगर हम बात करें तो लेंस कौन सा लगा भैया? लेंस कौन सा लगा? कन्वेक्स। लेंस कौन सा लगा? कन्वेक्स। और पावर इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। पावर कैसा होगा? पॉजिटिव। तुम्हारा कोई भी मित्र अगर पॉजिटिव पावर का चश्मा पहन रहा है, इट मींस उसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। समझ गए? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे? सर न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका बता दीजिए। बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूमेरिकल्स अगर बनाना है तो आंख मूंद करके u को ले लेना -25, u को क्या लेना? -25 सेंटीमीटर में लेना होगा, -25 सेंटीमीटर, और v को ले लेना निगेटिव साइन के साथ न्यू नियर पॉइंट। v को क्या ले लेना? निगेटिव साइन के साथ न्यू नियर पॉइंट, और इसके बाद फार्मूला यूज करना 1/v - 1/u बराबर 1/f यूज कर लोगे। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? f फाइंड आउट हो जाएगा, और f फाइंड आउट हो जाएगा तो पावर फाइंड आउट कर लोगे, और पावर फाइंड आउट कर लोगे तो सवाल बन जाएगा। आया समझ में? u को क्या लेना है हमेशा? -25, क्योंकि करता क्या है बोले? नियर नॉर्मल नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज न्यू
नियर पॉइंट बनाता है। तो भाई इमेज बनता है न्यू नियर पॉइंट, तो बी हो गया न्यू नियर पॉइंट और यू हो गया -25, दोनों माइनस साइन के साथ, क्योंकि आंख के बाहर है दोनों, तो दोनों मैंने माइनस साइन के साथ ले लिया और बस सिंपल सी बात है, मैंने यूज किया मेथड और मेरा सवाल बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल कितना सिंपल सा मेथड है। इस सिंपल सा मेथड यूज करके आप हाइपरमेट्रोपिया के भी न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। तो मैं एक बना के दिखाता हूं, मैं आपको क्या करता हूँ, एक बना के दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लो एक आदमी, ये फोटो भी बनाना है आपको बाबू, आपने आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या बैक करके आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आपने बना लिया होगा, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप बना लीजिएगा इस फोटो को, जैसे उसको बनाना है वैसे इसे भी बनाना है। और अब एक सवाल बना के दिखाते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि न्यू नियर पॉइंट, किसी आदमी का न्यू नियर पॉइंट अगर आ गया लेट्स सपोज 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा पावर, हमसे पूछा गया कि बताओ भैया पावर, कितना पावर का चश्मा लगेगा, पावर बताओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, यू को हमें सर ने क्या बोला था, हमेशा -25 लेना है, और बी को निगेटिव साइन के साथ लेना है, न्यू नियर पॉइंट यानी -75 लेना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, याद रखिएगा, अगर ये मीटर हो तो इसको सेंटीमीटर बना लो। अब लगा देते हैं 1/v -1/u बराबर 1/f, तो हम लिखेंगे 1/-75 -1/-25 इक्वल टू 1/f। अरे कहेंगे ना, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/25 -1/75। तो जरा देखो ध्यान से, तो देयरफॉर 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 25 और 75 का 75 रह जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 देयरफॉर 1/f बराबर हो गया तुम्हारा 2/75। तो f बराबर क्या हो गया, f बराबर हो गया 75/2 सेंटीमीटर। दिस इज योर फोकल लेंथ, तो यू हैव टू फाइंड द पावर। तो पावर इक्वल टू 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में डाल रहे हैं ना, तो 100/f, मीटर में डालते तो क्या होता है 1/f, याद रखिएगा। तो 100/f के जगह पे क्या पुट कर दोगे 75/2, तो नीचे में 75/2 ऊपर नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा 75 3 25 3 25 4 दैट इक्वल टू 8/3 डायोमीटर, 8/3 ऑफ डायोमीटर। दिस इज द पावर ऑफ योर लेंस। देखो पॉजिटिव पावर आया, यानी कि कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो आई होप आपको हाइपरमेट्रोपिया भी समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया का एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आदमी को नजदीक का देखने में कष्ट होता है, दूर का देखने में कोई कष्ट नहीं होता है। क्या दिक्कत है इसमें, नियर पॉइंट जो है वो खसक के दूर चला गया। इसमें हो क्या रहा है, इसमें नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रे को आई बॉल का जो मतलब आई लेंस है वो रेटिना पर न मिला करके रेटिना के पीछे मिला, यानी कि कन्वर्जिंग पावर घट गया या आई बॉल छोटा हो गया। ये दो कॉजेज हो सकते हैं। करेक्शन के लिए हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर घट गया था तो हमने एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया यानी कि कन्वेक्स लेंस लगा दिया। कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ने नॉर्मल नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट पे का एक वर्चुअल इमेज बना दिया न्यू नियर पॉइंट पर, और हमें वो ऑब्जेक्ट दिख गया। और ये सारा का सारा हमारा प्रिंसिपल, और इसको आपको सवाल को बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। जैसे पीछे में था कि डायरेक्ट हम न्यू फार पॉइंट को ले लेते थे फोकल लेंथ, यहाँ पर नहीं, यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बना लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आई होप आप ये कर लेंगे। तो ये था। अब देखिए बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देखो बताते हैं, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मायोपिया में नजदीक देखने में कष्ट था कि हाइपरमेट्रोपिया में, दोनों पिया है, समझ रहे हो ना, दोनों पिया है, तो पता नहीं चलता है कि भाई कौन क्या था, जनरली आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपसे मैक्सिमम चांस है कि आपसे क्या पूछेगा, आपसे करेक्शन पूछेगा जनरली। वैसे भी देखो इस बार का बोर्ड जो है उसमें आइज और डिफेक्ट ऑफ विजन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप कभी ओलंपियाड या कुछ भी दोगे तो क्वेश्चन तो आता ही है। तो आप याद रखिएगा। देखिए वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ट्रिक पे बात करता हूँ जिससे कि आप कभी ये कंफ्यूज ना हो, आपका कंफ्यूजन मैं समाप्त करने का ट्राई करता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं कंफ्यूजन दूर करने का ट्राई करता हूँ, आई होप मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज होते ही हैं इसमें। तो सीधी सी बात, दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम है, एक है मायोपिया MYOPIA, एक है हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया। देखो नाम किसका बड़ा है, एक बात बताओ, नाम किसका बड़ा है,
हाइपरमेट्रोपिया का नाम किसका बड़ा है? हाइपरमेट्रोपिया का। तो याद रखना, जिसका नाम बड़ा यानी बड़ा नाम, तो यानी इसमें नियर में गड़बड़ी, और नाम छोटा तो समझ लेना कि डिस्टेंट में गड़बड़ी यानी दूर वाले में गड़बड़ी। समझ गए? छोटा नाम यानी कि दूर वाले में गड़बड़ी, और बड़ा नाम यानी कि नजदीक वाले में गड़बड़ी। यानी जिसका नाम बड़ा, नाम बड़े तो दर्शन छोटे। समझ लो बा, यानी छोटे के दर्शन में दिक्कत है। समझ रहे हो? यहाँ नाम बड़ा है तो नियर देखने में दिक्कत है, यहाँ छोटा नाम है तो दूर देखने में दिक्कत है। ये याद रखिएगा। और करेक्शन की जहां तक बात रही, तो आप जानते हो कि मायोपिया को करेक्ट करता है कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया को करता है कन्वेक्स। तो जरा देखो, इसका छोटा नाम है तो लेंस का नाम बड़ा। मायोपिया का नाम छोटा है तो लेंस के नाम में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। और हाइपरमेट्रोपिया का नाम बड़ा है तो इसमें 6 ही अक्षर है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, इसमें 7 लेटर है। तो आप समझ लीजिएगा कि छोटा नाम जिस लेंस का है वो बड़े नाम वाले डिफेक्ट ऑफ विजन का करेक्शन करता है। यानी कन्वेक्स किसका करेक्शन करता है? हाइपरमेट्रोपिया का। और कनकेव का लेंस का नाम बड़ा है तो वो छोटे वाले को करेक्ट करता है। समझ गए? और ये भी याद रखो कि जिसका नाम छोटा है वो दूर वाले को देखने में उसमें कष्ट होती है, और जिसका नाम बड़ा है उसमें नजदीक वाले को देखने में कष्ट होती है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। समझ गए? और इसका नाम बड़ा है तो आप ये भी कह सकते हो कि इसी को हम कहते हैं फार साइटनेस। नाम बड़ा है तो लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस इसी को कहते हैं। और इसका नाम छोटा है, इसे शॉर्ट है, इसे हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। देखो कितना अच्छा, छोटा नाम शॉर्ट साइटनेस, बड़ा नाम लॉन्ग साइटनेस। ठीक, छोटा नाम तो ये भी रख सकते हो कि छोटा नाम है मतलब लाइट नजदीक में मिल रहा है, यानी कि रेटिना से पहले मिल रहा है। बड़ा नाम है यानी लाइट दूर में मिल रहा है, यानी रेटिना के पीछे जाके मिल रहा है। देखो कितना अच्छा, कुछ भी करके आप ट्रिक बैठा सकते हो। तो ये वो मेथड्स हैं जिससे कि कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं। तो इन ट्रिक्स का आप जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है पर्स बायोपिया, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पर्स बायोपिया क्या होता है? देखो, पर्स बायोपिया भी एक तरह से बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया की ही तरह होता है। हाइपरमेट्रोपिया की ही तरह होता है पर्स बायोपिया। अब आपको कैसा, ये कैसे होता है हाइपरमेट्रोपिया की तरह, ये तो आप बताइए। देखो होता क्या है, पर्स बायोपिया जिस जनरली बूढ़े लोगों को होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको जनरली होता है। उसमें होता क्या है, देखो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, देखिए नोट में सारी बातें लिखी गई है, मैं समझाने के लिए उसे बता रहा हूँ, बस समझिए ध्यान से। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारा जो लेंस है, आई लेंस, वो कड़ा होता जाता है, रिजिड होता जाता है, उसकी रिजिडिटी बढ़ती जाती है और हमारा सिलियरी मसल कमजोर होता जाता है। एज बढ़ने के साथ हमारा सिलियरी मसल कमजोर होता है और हमारा आई लेंस कड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो घट जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन आपने पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने पावर ऑफ एकोमोडेशन को समझाया है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से ही हम नजदीक और दूर दोनों अच्छे से देख पाते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन मेरा घट गया, क्यों? क्योंकि एज बढ़ने के साथ मेरा सिलियरी मसल कमजोर पड़ गया और मेरा आई लेंस कड़ा हो गया, उसकी रिजिडिटी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन घट गया। और पावर ऑफ एकोमोडेशन घटने की वजह से मेरा क्या हो गया, मेरा जो नियर पॉइंट था वो खसक गया, क्योंकि अब आई लेंस, आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है तो आई लेंस को मोटा करना पड़ता है। तो सिलियरी मसल्स अगर कमजोर पड़ गई तो आई लेंस को मोटा नहीं कर पाएगी, और आई लेंस को मोटा नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, यानी कि नियर पॉइंट खसक जाएगा। तो यहाँ भी नियर पॉइंट खसका, हाइपरमेट्रोपिया में भी नियर पॉइंट खसका। लेकिन ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो नियर पॉइंट खसका था उसका कॉज अलग था। उसका कॉज क्या था, या तो कन्वर्जिंग पावर का घट जाना, या आईबॉल का छोटा हो जाना। यहाँ पर कॉज अलग है, पर्स बायोपिया में कॉज अलग है। यहाँ पर ओल्ड एज होने की वजह से मेरा सिलियरी मसल कमजोर पड़ गया और मेरा आई लेंस कड़ा हो गया, इसकी वजह से मुझे हाइपरमेट्रोपिया हुआ। यानी स्पेशल केस है ये हाइपरमेट्रोपिया का, इसे आप हाइपरमेट्रोपिया नहीं समझेंगे, कॉज अलग है ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी करेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस। जैसे वहां पर करेक्शन के लिए यूज करते थे कन्वेक्स लेंस, यहाँ भी करेक्शन, अरे भाई गड़बड़ी किसी की वजह से भी हुई, गड़बड़ी तो एक ही जैसी है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, कन्वेक्स लेंस यूज होगा। लेकिन कई बूढ़े लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दो डिफेक्ट एक साथ हो जाता है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। हाँ, ऐसा भी होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ज्यादा खराब हो जाए तो दूर का देखने में भी कष्ट हो गया और नजदीक का देखने में भी कष्ट हो गया।
ऐसे लोगों को गांधी जी वाला चश्मा लगता है। गांधी जी वाला चश्मा कहने का मतलब है, आपने कभी बूढ़े लोगों का अगर चश्मा देखा हो तो ऐसा चश्मा होता है बूढ़े लोगों का। गांधी जी का चश्मा ऐसा होता है, यहाँ पर देखना ऐसे रहता है उसमें, देखियो कभी दादाजी सबका चश्मा ऐसा देखा हो। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो इसमें लगा होता है कन्वेक्स और ऊपर वाले में लगा होता है कनकेव, यानी कि इसे कहते हैं बाइफोकल लेंस, यानी कि दो लेंस लगा होता है एक में, ऊपर में कनकेव और नीचे में कन्वेक्स। ये जो नीचे वाला होता है कन्वेक्स वो सुधारता है किसको, हाइपरमेट्रोपिया को, और ये मायोपिया को, यानी दोनों करेक्शन हो गया। यानी जब दादाजी को दूर देखना होगा तो इस वाले से देखेंगे और जब नजदीक देखना होगा तो इस वाले से देखेंगे। आया समझ में? तो इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनका चश्मा ऐसा होता है, नीचे में ऐसे और ऊपर में ऐसे, ऊपर में रहता है कनकेव लेंस और नीचे में होता है कन्वेक्स लेंस। समझ गए बात? तो पर्स मायोपिया में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नियर बाय और डिस्टेंट दोनों देखने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। ऐसे कंडीशन को सुधारने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, यानी कि ऊपर में कनकेव और नीचे में कन्वेक्स, ऐसा चश्मा इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर में कनकेव होता है और नीचे में कन्वेक्स होता है। और कन्वेक्स होता है रीडिंग पर्पस के लिए, यानी कि नजदीक की चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, नजदीक की चीजों को देखने के लिए, और जो कनकेव होता है वो दूर की चीजों को देखने के लिए। समझ गए बात? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नोट में ये सारी बातें बड़े अच्छे ढंग से लिखी गई है, पर्स बायोपिया को बहुत बेटर ढंग से लिखा गया है, पढ़ लोगे। सारी बातें बहुत बेटर ढंग से लिखी गई है। कोई भी आपको दिक्कत होता आप जरूर मुझसे पूछिएगा कमेंट करके। तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, इसलिए मैं इस पर टाइम खर्च नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी बात करते हैं कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट भी आपके नोट में लिखा गया है, नोट से देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कैटरैक्ट क्या होता है मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए होता क्या है ना, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो होता क्या है, हमारा जो आई लेंस है वो ब्लर होता जाता है, यानी वो धुंधला होता जाता है। आई लेंस जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पूरी तरह से, उसका ट्रांसपेरेंसी घटता चला जाता है किसी भी वजह से। समझ रहे हो ना? उसके अंदर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चेंज आ जाए, या मान लो कि डस्ट पार्टिकल्स का एक लेयर बन जाए उसके चारों तरफ, कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका वो जो हमारा आई लेंस है वो धीरे धीरे ब्लर होता जाता है। तो अगर आई लेंस ही ब्लर हो जाएगा तो लाइट का पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लर हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ओपेक्यू हो जाता है, हमारा आई लेंस ओपेक्यू हो जाता है। तो अगर मेरा आई लेंस ही ओपेक्यू हो जाएगा तो क्या मुझे दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। ऐसे ही मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। देखिए आपके नोट में बड़े अच्छे से लिखा गया है, इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच द आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकम्स क्लाउडी और ओपेक्यू। या तो क्लाउडी हो जाता है यानी कि धुंधला हो जाता है, यानी तो ओपेक्यू हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफरिंग, क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाता है, डस्ट का या किसी भी चीज का एक मेम्ब्रेन बन जाता है, जिसकी वजह से वो क्लाउडी या ओपेक्यू हो जाता है। एज ए रिजल्ट द विजन ऑफ द पर्सन इज ब्लर्ड और लॉस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, या तो उस पर्सन का विजन ब्लर्ड हो जाता है या लॉस्ट ही हो जाता है। अगर क्लाउडी हो गया तो ब्लर्ड हो जाएगा, और अगर ओपेक्यू हो गया तो लॉस्ट ही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन इसको ठीक कैसे करेंगे? तो भैया देखना, याद रखना, इसको चश्मा लगा के ठीक नहीं कर सकते। चश्मा क्या लगाओगे? आई लेंस ही एकदम पूरा गायब हो गया, आई लेंस ही पूरा ओपेक्यू हो गया, तब चश्मा क्या लगाओगे? तो कैटरैक्ट को आप चश्मा लगा के ठीक नहीं कर सकते। इसका एक ही ऑप्शन है, सर्जरी। हम करते क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं छोटा सा एक सर्जरी होता है, गाँव घर में मोतियाबिंद कहा जाता है उसको हिंदी में। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है, लोग कहते हैं मोतियाबिंद हो गया इसको। तो बस देखना कितने बूढ़े लोग होते हैं काला काला चश्मा पहन के घूमते हैं, काला चश्मा जानते हो ना, काला चश्मा, वो कैटरैक्ट, उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ रहता है। तो होता क्या है, एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है, कट लगाया जाता है और जो आई लेंस है उसे हटा के वहाँ एक नया लेंस रख दिया जाता है, मतलब कि आर्टिफिशियल आई लेंस वहाँ पे सेट कर दिया जाता है। छोटा सा ऑपरेशन होता है थोड़ी ही देर का, और वो फिर उसके बाद कुछ दिन तक उन्हें दवा ववा खानी होती है सर्जरी का जब तक होता है, और वो चश्मा वश्मा वो काला वाला पहन के रखते हैं जिससे कि तेज रोशनी आंखों में ना जाए। कुछ दिनों के बाद फिर उनका विजन जो है क्लियर हो जाता है। तो कैटरैक्ट को आप चश्मा लगा के ठीक नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शंस में कितनी बार एमपीएससी पूछ चुका है, इनमें से कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो स्पेक्टिकल्स से करेक्ट नहीं हो सकता? तो आप याद रखोगे कि कैटरैक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स। चश्मा का इस्तेमाल करके हम कैटरैक्ट को सही नहीं कर सकते, बाकी सारे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम करेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया है। तो कैटरैक्ट के एक इंपॉर्टेंट समझ के, कैटरैक्ट क्या होता है? आई लेंस के ऊपर में एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसकी वजह से या तो वो क्लाउडी हो जाता है या ओपेक्यू हो जाता है। इसका सुधार करने का मेथड क्या है? कोई स्पेक्टिकल्स नहीं है, सर्जरी करवानी होगी, आई लेंस को चेंज करवाना होगा, एक नया आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन लेंस रख दिया जाएगा वहां पर, और आपका विजन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा, बिल्कुल कोई ज्यादा भयंकर इसमें बात है नहीं। एक और डिफेक्ट है जो जनरली पूछ दिया जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। आपने सुना होगा, हिंदी में उसे रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि कोई आदमी है, उसको दिन को सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक दिख रहा है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन रात होती है उसका विजन गायब हो जाता है।
इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये क्यों होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करें। देखो भैया, ये होता है विटामिन ए की कमी से, ये विटामिन की कमी से। अब आप सर विटामिन कहाँ से आ गया, तो देखो जैसा कि आप जानते हो, मैंने बताया था आपको कि हमारी आंखों में दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स। तो रॉड्स जो होती हैं वो डिम लाइट में विजन देती हैं, और जो कॉन्स होती हैं वो ब्राइट लाइट में विजन देती है। देखिए रॉड्स जो होता है ना, रॉड्स के फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए नेसेसरी होता है। रॉड्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपका रॉड्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और रॉड्स ही आपको रात को देखने के लिए जिम्मेवार है, और रॉड्स ही आपका सही से काम नहीं कर रहा, तो आपको नाइट में दिखना बंद हो जाएगा ना, या कम दिखेगा आपको रात को। उसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसको भी चश्मा से ठीक नहीं कर सकते, उसको भी अगर आपको ठीक करना है तो क्या करना होगा, विटामिन ए वाला खाना होगा, गाजर खाइए, दूध पीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आंखों का केयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंखें हमारी जितनी भी 5 सेंस ऑर्गन है उसमें हम सबसे अधिक अपने आंखों पे भरोसा करते हैं। आंख सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आंखें ना हो तो फिर तो दुनिया ही अंधेरी है भाई, कितना भी कुछ भी हो, ये दुनिया इतनी रंग बिरंगी, जो कुछ भी आप इतना मजा ले रहे हो इस लाइफ का, वो आंखों की वजह से ही ना। तो आंखों का केयर करना अत्यंत आवश्यक है, और आज के समय में हम आंखों के साथ ही खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस पे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो ब्राइटनेस को कम से कम रखिए, मोबाइल में आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन होता है, उसे ऑन करके रखिए। समझ रहे हो ना, आंखों को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व बनता है। आंख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में ये भी डिस्कस किया गया है कि हमारे पास 2 आंखें क्यों हैं, 1 आंख क्यों नहीं है, तो वो सब पढ़ लीजिएगा, वो सब में कोई खास है नहीं, उस सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। बस अगर हमसे कोई पूछे कि 2 आंखें क्यों हैं हमारी आंखों में, तो 2 आंखें होने का 2 फायदा होता है। एक तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, यानी देखने का ज़्यादा बढ़ जाता है, हम 180 डिग्री देख पाते हैं, दोनों आंखों से 180 डिग्री देख पाते हैं, तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा रीजन हम देख पाते हैं एक बार में। और दूसरा रीजन ये होता है कि 2 आंखों का फायदा ये होता है कि हमें डेप्थ भी पता चलता है। देखो हम एक्यूरेट निशाना लगा पाते हैं दोनों आंखों की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जैसे मान लो कि ये हाथ में यहाँ पे दिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इस उंगली का टिप का इमेज मेरे ब्रेन में दोनों आंखें अलग अलग इमेज बना रही है। मेरा ये आंख भी बना रहा है और ये आंख भी बना रहा है, और मेरा ब्रेन क्या करता है, दोनों इमेज को कंबाइन करके एक इमेज बनाता है। उसकी वजह से वो क्या करता है, डेप्थ को सेंस कर पाता है। हमारी आंखें 2D ही देख पाती है, लेकिन ये 3D कहाँ से आता है, 2 आंखों की वजह से हमें 3D देखने को मिलता है। तो 2 आंखें होने की ये फायदा है। आप जनरली देखोगे जितने भी प्रीडेटर्स हैं, यानी कि जितने भी शिकारी हैं जो शिकार करते हैं, जैसे कि शेर या चीता या बाघ, उनकी आंखें ऐसे सामने होती है। और जितने भी प्रे हैं, प्रे करने का मतलब जिनका शिकार होता है, जैसे कि हिरन, गाय, ये सब, तो उनका देखना आंखें यहाँ किनारे पर होती है। क्या रीजन है इसका, तो जो प्रीडेटर्स होते हैं जिनको शिकार करना है, उनको एग्जैक्टली पता करना है कि डिस्टेंस क्या है, डेप्थ कितना है, उनको डिस्टेंस से मतलब है, इसलिए उनकी आंखें भगवान ने सामने कर दी। और जो प्रे है, जो शिकार है, उनकी आंखें भगवान ने साइड में कर दी, जिससे कि वो बड़ा रीजन एक बार में देख सके। सामने में होने का घाटा ये है कि हम ज़्यादा बड़ा, अगर सोचो यही मेरा आंख यहाँ होता तो ये यहाँ वाला रीजन भी दिखता, यहाँ वाला रीजन भी दिखता, समझ रहे हो ना। एक आंख से 150 डिग्री दिखता है, लेकिन हमें दोनों आंख मिला करके हमें कितना डिग्री दिखता है, 180 डिग्री ही दिखता है, क्योंकि इसके विजन में ये आ जाता है। देखो अगर ये आंख मैं बंद भी कर लूँ तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है, और ये आंख मैं बंद करूँ तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है। तो इतना बड़ा ये जो रीजन है, ये इस रीजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज इस आंख में भी बनेगा, इस आंख में भी बनेगा, तो ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन हम बता पाएंगे। सिंगल आई होता तो हम प्रिसाइज नहीं कर पाते। तो भाई जिसका शिकार होना है, हिरन है, मान लो हिरन जंगल में घास चल रहा है, तो उसको प्रिसाइज पता चलना चाहिए कि शेर कितना दूर है, तो उसको ये पता चलना चाहिए कि शेर है। अरे भाई वो डिस्टेंस पता करके क्या पता चलेगा, उसको तो खाली ये पता चलना चाहिए कि शेर है, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर हिरन शेर है, उसको शिकार करना है, तो उसको प्रिसाइज पता चलना चाहिए कि हिरन कितना दूर है, जिससे कि वो दौड़ सके, निशाना लगा सके, कूद सके, समझ रहे हो। तो जितने भी प्रीडेटर्स होते, शिकारी होते हैं, उनकी आंखें सामने होती है, और जितने भी प्रेज होते हैं उनकी आंखें किनारे पर होती है, जिससे उनको फील्ड ऑफ व्यू बड़ा मिले। अब प्रीडेटर्स का आंखें सामने में होने का फायदा ये है कि जिससे उनको एक्चुअल डेप्थ पता चले, एक्चुअल डिस्टेंस पता चले। तो ये सारी बातें थ्योरेटिकल बातें हैं। आंखें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई आदमी होता है, मरता है, अगर आप मर रहे हैं, आपकी आंखें सही है, एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए या किसी का एज के साथ ही मौत हो जाए, अगर उसकी आंखें करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो हमें क्या करना चाहिए, नेत्रदान करना चाहिए, आई डोनेट कर देना चाहिए। क्योंकि आई लेबोरेटरी तो बन नहीं सकता, लेकिन किसी भी ह्यूमन का आई दूसरे ह्यूमन के काम आ सकता है। तो मान लो लेट्स सपोज अगर हम मर गए तो हम अपना आंख डोनेट कर दिए, तो मेरी आंखें किसी और की जिंदगी में काम आएगी, और किसी अंधे आदमी को उसकी आंखें मतलब उसको विजन मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो आई डोनेट करना चाहिए, ये सब बातें लिखी रहती हैं।
तो चलिए ठीक है, ये सब जो भी है तो ये सब आप लोग पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। आज हमने डिफेक्ट्स पे बात की। मेनली हमें 3 डिफेक्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, परस्बायोपिया। लेकिन मैंने बात की थोड़ी सी कैटरैक्ट के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, और थोड़ी सी बात मैंने की ये सब बातें कि 2 आंखें होने का क्या फायदा है, और आई डोनेशन के बारे में हमने कुछ बातें की। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हमारा क्लियर है। इसके बाद हमारा कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें कि हमें सबसे पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, रेनबो के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म और रेनबो के बारे में। फिर एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन पे बात करेंगे, और आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बात करेंगे। यानी इस चैप्टर में हमें 3 लेक्चर्स और पढ़ने हैं, जो कि जल्दी ही आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो इस लेक्चर को आई होप आपने ध्यान से देखा होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। छोटा सा भी कोई डाउट हो, मैंने आज इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की क्योंकि कोई ज़्यादा खास था नहीं। नोट पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो ठीक है, आप पढ़ लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके